आज आपके सामने हम जो बात करने जा रहे हैं वो ग्लोबल वार्मिंग और फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड है। ये दोनों में ये रिश्ता है जैसे कि फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल, कोयला, गैस वगैरह को जो ज़मीन के नीचे से खोद के निकाली जाती हैं, उनके बेदरेर इस्तेमाल से कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना और आखिरकार तापक्रम में वृद्धि हो जाना, ये ग्लोबल वार्मिंग हो गई। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि हमारा पूरा ब्रह्मांड ही समझिए कि पूरी तरह से तापक्रम से पीड़ित है। अब जैसे मिसाल के तौर पर सूरज तो आग का गोला है, उससे रेडिएशन तरह तरह निकल रहे हैं। अभी अभी सूरज में सोलर स्टॉर्म यानी सोलर के अंदर जो यानी तूफान उठे, उसको देखा गया। होते करते उसका ज़मीन पर अच्छा बुरा दोनों तरह का असर पड़ता है, लेकिन हमारी ज़मीन चूंकि सूरज से इतनी मुनासिब दूरी पर है कि वहाँ पर जनाब आप देखेंगे कि जीवधारी हैं, जीव जंतु हैं, हर प्रकार के जानदार यहाँ मिलते हैं। अब चूंकि मार्स भी करीब है और ऐसा माना जाता है कि हमारा और पृथ्वी दोनों जो है यानी मंगल और पृथ्वी दोनों तकरीबन लगभग एक ही तरह के हैं। तो अब आप ये बताइए कि अगर इसकी खोज की जा रही है कि वहाँ लिविंग बॉडी है कि नहीं, पानी है कि नहीं, बस्ती बसाने लायक है कि नहीं, तो ये तो खैर ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हम हमेशा से जिज्ञासु रहे हैं, तजस्सुस से भरे रहे हैं कि ब्रह्मांड एक्चुअली क्या है। ब्रह्मांड अगर देखा जाए तो एक आम आदमी से पूछे ब्रह्मांड क्या है, वो ये कहेगा कि भाई हमारे सामने चांद सितारों से भरा हुआ आसमान है, जो रात में तो बेशक चांद सितारों से भरा होता है, लेकिन दिन में सब चांद सितारे गायब हो जाते हैं। सूरज वो बस है, सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि उसकी वजह से हमारे चांद सितारे सब गायब हो जाते हैं। चलिए, ये तो एक चीज हो गई। अब सूरज चूंकि बालादस्ती सूरज की है, इसलिए आप ये मान के चलिए कि वही मुखिया है, उसी के चारों तरफ हमारे प्लैनेट्स घूमते हैं। सिर्फ उसी की तरह चारों तरफ नहीं, बल्कि जो एस्ट्रॉइड्स हैं, एस्टेरॉइड्स, इनके कोई शेप तो होते नहीं, बेढंगे टाइप के आकाशीय पिंड हैं, ये चक्कर लगा रहे हैं। अब फिर आप ये होगा तजस्सुस होगा, ये एस्ट्रॉइड क्या चीज़ है, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए वो भी आपको बता देते हैं। एस्ट्रॉइड असल में जब आपने देखा होगा कि आसमान में तमाम जब ये अपना ब्रह्मांड बन रहा था तो रेलिक्स यानी जो बाकी जात थे, जो धूल की शक्ल में थे, जो नेबुला थे, तरह तरह की गैसें थीं, तो ये जो धूल के कण ये सब थे आपस में मिल करके वो थोड़ा क्लम्पी यानी ढेर टाइप में बदल गया। तो ढेर जैसे आप समझते हैं कि थोड़ा और कंपैक्ट हुआ और कंपैक्ट, धीरे धीरे वो इस तरह से बढ़ते हुए एस्ट्रॉइड बन गए। और आप पूछेंगे क्या ये सितारे हैं, तो हम ये कहेंगे आकाशीय पिंड है, आप सितारे के नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये जो है तारों से छोटे होते हैं। तारा तो बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे हमारा ये सूरज एक तारा है, बल्कि हमारा जो चांद है वो तारा नहीं है, बल्कि वो सैटेलाइट है, यानी जो ज़मीन के चारों तरफ घूमता है। और लेकिन एस्ट्रॉइड इसके भी चांद हो सकते हैं। एस्ट्रॉइड में कुछ में तो जनाब सिर्फ धूल के कण यानी सिलिकेट्स होते हैं, कुछ में सिर्फ यानी ये जो आपके निकिल आयरन होते हैं, लोहे के बने हुए और निकिल के बने हुए। कुछ जो होते हैं स्टोनी होते हैं, वो भी आमतौर से सिलिकेट और तरह की चट्टानों के मुरक्कब हैं। अब आप पूछेंगे कि भैया ये पता कैसे चला, ये तो आसमान में इतने ऊंचे हैं। अरे वो ज़मीन को हिट किया करते हैं, ज़मीन पर आ जाते हैं, बहुत से उन्हीं को टूटते हुए सितारों की शक्ल में ये आ जाते हैं। कभी कभी एस्ट्रॉइड जो 329 यानी 329 मील के दायरे के या
डायमीटर के होते हैं, यानी तकरीबन बड़े, वो तो पूरी तरह से भस्म नहीं हो पाते। मीटियोराइट जब यह टूटते सितारे जब के भस्म हो जाते हैं, वो ज़मीन पर वो हिट करते हैं, वो समुंदर में भी हिट कर सकते हैं। लेकिन चाहे ज़मीन पर हिट करे खुश्की के एरिया में, चाहे समुंदर में, इसमें से बहुत ज़बरदस्त रिलीज होती है ताकत, धमाके। समुंदर वगैरह में भी सुनामी जैसे आ सकती है, ज़मीन पर ज़लज़ले आ सकते हैं। और बाकी वजह के साथ साथ ये भी एक ज़रिया है ज़मीन पर ज़लज़ले आने का। बल्कि ज़मीन को जीवाश्म से या जीवधारियों से या जीव जंतु से अगर बर्बाद करना होता है तो उसमें भी यही इन्हीं के आगे यानी टूटते सितारों की बौछार जिम्मेदार है, यानी एस्ट्रॉइड्स का ज़मीन के ऊपर आ करके हिट करना। अच्छा, बृहस्पति चूंकि जुपिटर ये ज़मीन से बड़ा है, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा है, वो हमारी ज़मीन को बचा लेता है। लेकिन आप ये मान के चलिए कम से कम 80,000 साल में एक आध बार तो ज़रूर ज़मीन से ये टूटते सितारे हिट करते हैं। जैसे 180 लाख साल पहले यानी जुरासिक पीरियड में जब ये सितारों की बौछार हुई और ऐशेज यानी राख और ये तमाम चीज़ें निकली और पूरी तरह से ज़लज़ला भी आया, एनर्जी ऊर्जा रिलीज हुई, नतीजा हुआ कि जो विशालकाय जीवधारी थे यानी डायनासोर्स विलुप्त हो गए। बल्कि ऐसी बहुत सी स्पेशीज़, ऐसी किस्में जीवधारियों की, जीव जंतुओं की, वो भी ख़त्म हो गई जिन्हें हम कोई नाम ही नहीं दे सके। होते करते चलिए एक वाक़या हो गया। लेकिन उससे साथ साथ हमें ये भी पता चला कि इसमें जो टूटते सितारों में क्या है, क्योंकि हमारी नज़र में तो भाई सभी पत्थर, जहाँ कोई ठोस चीज़ देखी क्या ये तो भाई पत्थर है। लेकिन एक्चुअली पत्थर जो है बेशक सख्त चीज़ पत्थर है, लेकिन सबके केमिकल कंपोजिशन यानी रासायनिक तत्व, कीमियाई अज्जा अलग अलग होते हैं। उसकी बेसिस पर तमाम चीज़ें बनती हैं, उनके चट्टानों के नाम दिए जाते हैं। जैसे अपना मीटियोराइट में स्टोनी मीटियोराइट है, सिलिकेट यानी सिल्का जो जिसे बोलते हैं क्वार्ट्ज, जो आमतौर से बालू की रेत में चमकदार सा आप देखते होंगे, वो सिल्का है। अब यही कंपैक्ट हो गया, उधर तो एस्टेरॉयड बन गया कंपैक्ट हो करके, और ग्रेविटी वगैरह लेके क्लम्प्स बने, ढेर बने, और फिर बड़े बड़े एस्टेरॉयड बन गए, फिर सितारे बने। उसकी साइज़ के लिहाज से कभी उनको प्लैनेटेसिमल कह दिया गया, कभी कुछ। बहरहाल मुख्तलिफ किस्म के धूल गर्द भी उन्हें आप कह लीजिए, नेबुला कभी हो गए गैस की शक्ल में, तरह तरह के नाम दिए गए, जिन्हें उर्दू में तो अजराम फल्की, हिंदी में आकाशीय पिंड और कॉस्मिक मटेरियल कह दिया गया। अब होते करते अब लीजिए आइए ज़मीन की तरफ। हमने देखा कि स्टोनी यानी पत्थर सिलिकेट से बने हुए जिस तरह से वहाँ हैं एस्ट्रॉइड फिज़ा में घूम रहे हैं, यानी हमारे इनर सोलर बेल्ट में भी है और आउटर सोलर बेल्ट में भी है, वो अलग अलग हैं, उनके नाम भी अलग अलग हैं, लेकिन उतनी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ बताना ये है कि इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये पत्थर किस चीज़ के बने हैं, इनमें कौन से केमिकल और यानी रासायनिक इसके अंदर अंश हैं, ताकि उसी लिहाज से हम उसका फ़ायदा उठा सकें। अब जैसे आपने देखा होगा कि 4,500 यानी 4.5 बिलियन ईयर्स पहले ज़मीन जो सूरज से टूट के आई और अपने साथ उत्तराधिकार में तकरीबन 4,000 किलोमीटर केंद्र में उसके 5-6 हज़ार के करीब तापक्रम है। नतीजा ये हुआ कि पिघली हुई शक्ल में तमाम चट्टानें हैं, पिघले हुए यानी सिलिकेट्स हैं, तरह तरह की चट्टानें। और इसी तरह से लेकिन जो बीच का कोर है वो निकिल और आयरन का बना है, ना तो पूरी तरह से ठोस है, ना पूरी तरह से द्रव फॉर्म में यानी बहने वाली शक्ल में है। अच्छा, चूंकि तापक्रम ज़्यादा है इसलिए आदमी सोच सकता है भाई इसे तो बहने वाली शक्ल में होना चाहिए, लेकिन प्रेशर भी साथ साथ इतना ज़बरदस्त है, इतना ओवरबर्डन है कि वो ना तो पूरी तरह से
ना तो उधर बन सकता है ठोस, ना पूरी तरह से बहने वाली चीज। आप ऐसा समझिए जैसे कोलतार होता है, उस टाइप का हो गया। उससे ज़्यादा समझ लीजिए और थोड़ा सा और शक्ति माइल, तो ये तो मैग्मा कहलाया। और जब यही पतली परतें रेडिएशन या फव्वारे की शक्ल में ऊर्जा बाहर की तरफ आई, तो जो परत थी वो फटी, और वो फट करके जनाब वो जो चट्टाने हैं, वो लावा जो पिघला हुआ निकला और मजबूत कंपैक्ट हो गया, इग्नियस रॉक हो गई। आमतौर से हीरा, ये तमाम चीज़ें और जो मेटल्स हैं, तांबा, लोहा, सब उसके अंदर मिलेगा। यानी इकोनॉमिक, आर्थिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग मटेरियल में भी बेशक इस्तेमाल में होती है। ये तो एक शक्ल हो गई। दूसरी शक्ल, अभी तो मैं आपको इग्नियस रॉक के बारे में बता रहा था। अब साथ ही साथ अब ये देखा गया कि अच्छा, क्या हमारा चांद भी क्या इसी टाइप का कुछ है? क्योंकि पहले तो लोग कहते थे कि चांद जनाब जो निकला है और अलग होकर निकला है, तो प्रशांत महासागर बन गया, यानी पैसिफिक ओशन। लेकिन बहुत से साइंसदानों ने इस बात को नहीं माना। उन्होंने बताया कि थिया नाम का एक प्लेनेट था जिसने जमीन के ऊपर वार किया, जमीन को हिट किया, और इसके जमीन के टुकड़े टुकड़े होकर वो फिजा में यानी स्पेस में जनाब वो चक्कर खाने लगे, यानी ऑर्बिट जिसे बोलते हैं, अपने कक्षा में घूमने लगे। सूरज के चारों तरफ भी, और कुछ जो ज़मीन के चारों तरफ घूमे वो सैटेलाइट कहलाया, ज़मीन के चांद वो कहलाया। क्योंकि जो टुकड़े, जो ज़मीन के टुकड़े जो हवा में यानी स्पेस में गए, अंतरिक्ष में गए, फिर वो सॉलिडिफाई हो गए, ठोस बन आपस में क्लम्प हो गए, जुड़ गए, और धीरे धीरे ये चांद की शक्ल नमूदार हो गई। वहाँ भी चांद पर भी देखिए रिगोलिथ यानी बेसाल्ट, ज़मीन के नीचे जो बेसाल्ट पाया गया है उसी टाइप का बेसाल्ट, लेकिन वहाँ पर टुकड़े टुकड़े बहुत महीन महीन शक्ल में, कण की शक्ल में वो बेसाल्ट है, इग्नियस रॉक, जो रिगोलिथ कहलाती है। चादर से ढका हुआ है चांद, रिगोलिथ से यानी बेसाल्ट के कणों से ढका हुआ है। लेकिन वहां पर ना तो एटमॉस्फेयर है ना कुछ और, बल्कि वहां पर तो ये समझिए कि इतना ज़्यादा 310 डिग्री तक बढ़ जाता है ज़मीन का, एक तरफ वो ज़मीन की तरफ जो हिस्सा है अपने चांद का, और -180 डिग्री तक जम जाएगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा। तो ये इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा अपोजिट है इंसानी ज़िंदगी के लिए कि वहाँ बस्ती बसाने के लिए तो बड़े बड़े एक तरह से योजनाएं बनानी पड़ेगी, प्लांट्स लगाने पड़ेंगे ऑक्सीजन के लिए और पानी के लिए। तो बहरहाल वो तो सब बात की बातें होंगी। लेकिन यहाँ पर अब देखिए चांद यहाँ नज़र आता है ज़मीन पर। लोगों ने इतना ज़्यादा फैसिनेट हुए लोग उससे, चांद से, कि उसे उससे ज़्यादा 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो। कहने का मतलब चांद की खूबसूरती के लिए वो जनाब उसकी तारीफ की जा रही हैं। यहाँ तक कि ये हुआ कि भाई अपनी जैसे पिक्चरों में या फिल्मों में बताया गया कि चांद पर भी दाग है। तो चांद पर जो काला धब्बा है क्यों है? उसकी वजह यह है कि जो एस्टेरॉइड्स अभी मैंने आपको बताया, टूटते सितारे वो हिट किया करते हैं चांद को, बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं 15-15 मीटर, बल्कि इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े। तो उसका जो साया पड़ती है वो चांद की एक तरह से आप समझिए कि ये है मतलब परछाई है, और उसी का धब्बा है जो हमें ज़मीन पर दिखाई देता है। अच्छा, लेकिन जब आपने देखा होगा जब सितारे चारों तरफ चमकते होते हैं और चांद नहीं होता है, तो बिल्कुल सितारे भले मालूम होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बल्कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बच्चों के लिए सिखाया भी गया कि चमकते दमकते सितारे। वजह यह है कि वो एक गोल शेप के तो होते नहीं, तरह तरह के एंगल के ऊपर, जाविये पर यानी कोण पर उनकी बनावट होती है। तो जब सूरज की रोशनी उससे टकराती है और परावर्तित होती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो चमकता रहता है वो। ये तो हो गया सितारा का मामला।
अब जब चांद निकलता है तो उसकी दूधिया चांदनी में लोग ठंडक महसूस करते हैं। बल्कि शायर ने कहा है कि देखिए, सितारों की खूबसूरती को देख के उसे प्रभावित हुआ, फिर चांद को, कि सितारों की महफिल में इस तरह खलल पड़ता है, चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। लेकिन ये नहीं मालूम लोगों को कि यही चांद जो अंधेरे में निकल पड़ता है तमाम लोगों के लिए फायदेमंद है। जहाँ एक तरफ वो रोशनी देता है, ठंडक पहुँचती है उस रोशनी से, साथ ही साथ ये चांद जानवरों के लिए, जो पक्षी हैं ख़ासतौर से, उनके माइग्रेशन में सहायक होता है। चांद का तो ये फ़ायदा है कि हमारी ज़मीन के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो कंट्रोल करता है चांद। अब जैसे आपने ज्वार भाटा देखा होगा, समुंदर में बड़ी बड़ी जनाब टाइड्स उठ रही, लहरें उठ रही हैं। जो लाइट्स बड़ी वाली उठी, ऊंची ऊंची लहरें, हो गया हाई टाइड, और ये लो टाइड, जब नीचे वो वापस गया। तो ये समुंदर की वजह से, सिर्फ समुंदर ही पर नहीं इसका असर होता है। चांद के न्यू न्यू मून कहलाता है, या जो पूर्णिमा पूर्णमासी का चांद होता है, तो इसका असर आदमी के स्वभाव पर भी हो जाता है। हालांकि इसका कोई पूरी तरह से साबित तो नहीं हुआ है, लेकिन आपने देखा होगा कि ल्यूनेटिक्स कहलाते हैं, यानी तमाम वो मानसिक रोगी जो कि दिमाग से थोड़ा कमज़ोर होते हैं, उन पर ज़्यादा असर पड़ता है। बल्कि आपने ये भी पाया होगा कि आम आदमी या तो बहुत अच्छे मूड में रहता है, बहुत अच्छे मूड में, कि चांद निकला हुआ बहुत अच्छे मूड में है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि चांद में नींद पर भी असर पड़ता है, पूरी तरह से गहरी नींद नहीं आ पाती अगर चांद पूरा पूर्णमासी के चांद पे। इसी तरह से अगर ये चांद, आदमी जितनी देर में, जैसे कोई 5 मिनट में सो जाता है, अगर पूर्णमासी के चांद है तो आप देखिए कि ज़रा थोड़ा सा वक्त लगता है चांद में, यानी सोने में। अब ये दिल के ऊपर भी उसका असर होता है, लेकिन यह दिल की गति जल्दी नॉर्मल हो जाती है। बताना आपको यह है कि सिर्फ ज़मीन के ही ऊपर नहीं असर पड़ा, बल्कि आदमी के स्वभाव पर भी असर पड़ा। और अगर चांद न रहे तो जनाब आप जानते हैं कि हमारा दिन बजाय 24 घंटे के 6-7 घंटे का हो जाएगा, क्योंकि उसका चांद का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और ज़मीन का ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरह से आपस में एक तरह से प्रतिक्रिया किया करता है कि वो ना तो तेज़ी से घूमने देता है कि जल्दी जल्दी, क्योंकि ज़मीन के ही घूमने से और चांद के घूमने से ही दिन रात होते हैं, ये सब आप जानते ही हैं। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है कि जैसे आपने पाया कि चकोर के बारे में मशहूर है कि भाई वो चांद की तरफ जाता है, तो एक्चुअली ये तो मुहावरा है कि उसे चांद से प्रेम करता है और जाता है, लेकिन एक्चुअली वो सूरज की रोशनी में शिकार करता है, तो सॉरी, चांद की रोशनी में शिकार करता है, चांदनी रात में वो शिकार करता है। तो इस तरह से हम ये पाते हैं कि चांद हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसी तरह से जहाँ एक तरफ चांद ज़रूरी चीज़ है, तो एस्ट्रॉइड्स भी ज़रूरी चीज़ हो गए, क्योंकि उन वहाँ के आने से हमें ज़मीन के बारे में तरह तरह की जानकारियाँ मिली, वरना हमें पता ही नहीं चल पाता कि हीरा, उसकी उत्पत्ति का ओरिजिन क्या है। अब जब आपने ये सब देख लिया कि भाई ये जो पत्थर हैं दरअसल ये तो चट्टाने हैं, तो अब उसमें कौन कौन से रासायनिक अंश हैं उसके ऊपर बात ये हुई कि जो बता ये रहा था कि इग्नियस रॉक जो है वो एसिडिक भी होती है और बेसिक भी होती है। जिस तरह से कि हमारी ज़मीन पर एनॉर्थोसाइट, स्पेंडल, ओलिवीन, गैब्रोनोराइट वगैरह हैं, ये अनार्थोसाइट, ये बेसिक रॉक है, ज़मीन पर मिलती है। चांद पर भी मिलती है ये अनार्थोसाइट, गैब्रोनोराइट। अच्छा, ये कैसे पता चला? क्योंकि चांद की चट्टानों का नमूना लाया गया अपने भारत में भी, साथ ही साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने पता लगाया कि जो अपने लेह लद्दाख का एरिया है बहुत दूर दराज का, वहाँ आर्बिकुलर टाइप की चट्टानें मिली हैं अनार्थोसाइट की। इससे साबित होता है कि चांद पर मिली
चट्टान और ज़मीन पर मिली चट्टान बराबर है। लेकिन फ़र्क क्या है कि अपना जो ज़मीन है इसका जो क्रस्ट है वो कम से कम 38 किलोमीटर तो है, बल्कि इससे भी ज़्यादा है। लेकिन अपने चांद का बहुत कम है, 25 किलोमीटर। और एटमॉस्फेयर तो है नहीं, जैसे शायद हमने इससे पहले बताया। लेकिन जो कोर है, अंदरूनी हिस्सा, वो तो उसमें निकिल और आयरन नहीं के बराबर है। पता ही चला कि अखराज होता रहता है जमीन अपने चांद के इसके ज़मीन के ऊपर गैसों का गैसें निकलती रहती हैं। अब लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स भी अपना, जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन गुरुत्वाकर्षण फोर्स कहलाता है, वो ज़मीन से 6 गुना कम है। आप पूछेंगे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर ज़मीन पर किसी का भार या वज़न 60 किलोमीटर है और अगर वो चला जाए चांद पर, तो उसका भार या वज़न सिर्फ 10 किलोमीटर 10 किलोग्राम, सारे किलोमीटर नहीं, 10 किलोग्राम। जो भार ज़मीन पर 60 किलोग्राम है, वही चांद पर जाके 10 किलोग्राम हो जाएगा। वो किलोमीटर नहीं, वो तो उसका फासले का मामला है, ये भार ये हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा नाइल आर्मस्ट्रांग जो एस्ट्रोनॉट था और चांद पर उतरा है, पहला कदम रखा है, तो कूद कूद के चल रहा था, क्योंकि ज़मीन पर तो जनाब उसका वज़न 60 किलोग्राम था। वहाँ अब समझिए कि 10 किलोग्राम होगा, ऐसा नहीं है। मतलब बताना ये कि उसके वज़न का मतलब नहीं है, आपको एक रेशियो बता रहे हैं कि ऐसा होता है। 6 गुना कम है, यानी ज़मीन का गुरुत्वाकर्षण 6 गुना ज़्यादा है, ये बताने का मतलब है। यहाँ पर आर्मस्ट्रांग का असली वज़न के बारे में नहीं बातचीत हो रही है कि आप गलत फहमी में पड़ जाए। खैर, होते करते इग्नियस रॉक की उत्पत्ति बता दी। यही इग्नियस रॉक बाद में जब वेदरिंग की वजह से टूट फूट जाती है तो सेडिमेंट्री रॉक बनती है। तो अभी हम आपको बताएंगे सेडिमेंट्री रॉक का पूरा किस्सा कैसे बनती है। और यही जब इग्नियस रॉक पर या सेडिमेंट्री रॉक पर हीट और प्रेशर का असर पड़ता है, मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं। ताजमहल वो जो संगमरमर का बना हुआ है, यही जो यानी सेडिमेंट्री रॉक तो भाई केमिकल जो सेडिमेंट्री रॉक है, लाइमस्टोन यानी चूने का पत्थर, जिसका मिनरल कैल्साइट है यानी चूना है, चूने से बन गया चूने का पत्थर सेडिमेंट्री रॉक। वही चूने के पत्थर पर ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर हुआ तो मेटामॉर्फिक रॉक बन गई। यहाँ ये मतलब नहीं है आप बताना आपको ये सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। सेडिमेंट्री रॉक ये भी प्री एग्जिस्टिंग रॉक जो थी, ये चाहे मेटामॉर्फिक रॉक हो चाहे इग्नियस रॉक हो, वेदरिंग हुई, टूट फूट हुई, तराश खराश हुई, छोटे छोटे टुकड़े में या कण की शक्ल में वो सेडिमेंट में बदल गई, यानी महीन महीन रवे, महीन महीन कण। और वही सेडिमेंट्स जब कंपैक्ट हो गए, इकट्ठा हो गए, ठोस हो गए, तो बन गई सेडिमेंट्री रॉक या परतदार चट्टान। अब परतदार चट्टान का क्या है कि आमतौर से परतदार चट्टान जल के स्रोत में जो होती हैं उसकी एजेंसी जो है वाटर है, पानी। यानी चाहे वो चट्टानें ट्रांसपोर्टेशन होके बह करके किसी शक्ल में तालाब में आ जाएं, दरिया में आ जाएं, उसके बाद समुंदर तक पहुंच जाएं, और यही सेडिमेंट्स या कीचड़ या तलछट इकट्ठा होके अगर किसी में चूने की मात्रा ज़्यादा है तो लाइमस्टोन हो गया, किसी में कार्बन यानी कोयला वगैरह जैसे होता है तो कार्बन ज़्यादा है तो वो शेल हो गई, परतदार टाइप की अगर जिसके अंदर होती है वो शेल कहलाएगी। क्ले यानी कीचड़ जो इतना बारीक होता है, चिकनी मिट्टी से जो बन गया वो क्ले स्टोन हो गई। अब आपको यही बताना यहाँ पर है कि परतदार चट्टानों में जहाँ एक तरफ आर्थिक दृष्टि से अगर आपको प्लेसर डिपॉजिट्स में ये मिलते हैं हीरे वगैरह,
या मोनाजाइट सैंड्स मद्रास में रेडियो एक्टिव मिनरल्स मिलते हैं। इसी में हमारे हाइड्रोकार्बन का खजाना छिपा हुआ है। यही काला सोना कहलाता है, यही ऊर्जा का स्रोत है। अब ऊर्जा के स्रोत का हमने आपको नाम दिया, अब निकलता कैसे है? तो इसके लिए आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जियोलॉजिकल सर्वे करके, अन्वेषण करके और भूगर्भीय सर्वेक्षण करके पता लगाया कि इग्नियस रॉक है कि मेटामॉर्फिक रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है। जब पता चल गया कि सेडिमेंट्री रॉक या परतदार चट्टान है, तो अब देखा गया कि इसके अंदर जीवाश्म है कि नहीं। तरह तरह के जीवाश्म, जीवधारियों के अंश, यानी जो उनके 60 पार्ट घुल गए और स्कैवेंजर से बच गए और इकट्ठा हो गए हार्ड पार्ट की शक्ल में, और वही अपनी पुरानी बनावट लिए हुए जीवाश्म हो गए। जमीन से खोद के निकाले गए, इसलिए फॉसिल, यानी जमीन से खोदी हुई चीज वो जीवाश्म कहलाएगी। तो इसी तरह से जो फॉसिल फ्यूल है वो एक तरह जमीन से खोद के निकाली जाती है, इसलिए फॉसिल फ्यूल कहलाती है, कुदरती ईंधन, प्राकृतिक ईंधन। अब यह है कि अब चूंकि आप तो आमतौर से आपने देखा होगा दरिया में, तालाब में, समुंदर में, हर जगह तो मिलते हैं वो तमाम जानदार, जो चाहे मछली हो, केकड़ा हो, स्नेल्स हो, यानी घोंगे टाइप के, तरह तरह के सैकड़ों करोड़ों टाइप के हैं जिनको गिन पाना, जिनकी लिस्टिंग करना मुश्किल है। आप बस मुख्तसर ये समझ लीजिए कि उन्हीं के जो यानी जीवधारी थे, जीव जंतु थे, चाहे प्लांट की शक्ल में हो, चाहे एनिमल की, जानवरों की शक्ल में हो, सॉफ्ट पार्ट तो भूल गए और हार्ड पार्ट रह गए। वही सॉफ्ट पार्ट हाइड्रोकार्बन में बदल गए टेम्परेचर और प्रेशर से। ज़्यादा तकरीबन चले गए ज़मीन के नीचे, तकरीबन 1-2 किलोमीटर दबते हुए सेडिमेंट्स की तह दबती हुई चली गई। टेम्परेचर भी बढ़ता गया, प्रेशर भी बढ़ता गया, और वो हाइड्रोकार्बन में बदल गया। तो इसीलिए इसमें मिलेंगे वो जो सैंडस्टोन। सैंडस्टोन क्या है? जो बारीक बारीक बालू टाइप की चीज़ें हैं, या ज़मीन पर या बॉल शेप में, प्याले की शक्ल में या थाले की शक्ल में इकट्ठा हुई, धीरे धीरे सेटल होती गई, ठोस बन गई, और वो हो गया सैंडस्टोन। इसी तरह से अगर वो परतों की शक्ल में बदल गई, वो शेल हो गया। और अगर कीचड़ की शक्ल में है, बिल्कुल फाइन ग्रेन, महीन, यानी रवा उसमें दिखाई नहीं देता, वो क्ले हो गया। और जब ठोस हो गई तो क्ले स्टोन हो गया। तो सैंडस्टोन में तो आ गया आपका ऑयल इकट्ठा हो गया। कहाँ से हुआ? ये ऑर्गेनिक शेल से, ब्लैक कलर की जो शेल होती है, जैसे कि ये मछली का तेल बनता है, ये मछली को लिया फैक्ट्री में, टेम्परेचर और प्रेशर से उसको जनाब मछली के तेल में बदल दिया। ऐसे ही कुदरती तौर से टेम्परेचर और प्रेशर से यही जीव जंतु थे जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन के अज्जा थे, रासायनिक तत्व थे, वो बन के हाइड्रोकार्बन हो गए, उर्फ आम में जो पेट्रोल कहलाए। ये तो हो गया पेट्रोल। इसके लिए बहुत से अध्ययन करके ये निकाला जाता है कि पेट्रोल कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। ये तो हम वक्तन फ़ौक्तन बताते ही रहेंगे। यहाँ बताने का सीधा सच्चा मतलब ये है कि इतनी मेहनत के बाद और इतनी ये परतदार चट्टानों ने, सेडिमेंट्री रॉक्स की खोज के बाद, इतने जीव जंतुओं की कुर्बानी के बाद हमें पेट्रोल मिला। हमारे साइंटिस्टों ने अपनी ज़िंदगी, वैज्ञानिकों ने लगा दी। बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कुर्बानी, क्योंकि आसाम एरिया में तो इतने आतंकवादी हैं कि, या वो उल्फा सल्फा सब आप लोग जानते ही हैं, क्या मैं बताऊँ। इसी तरह से मणिपुर इलाके में, वहाँ तो मणिपुर इलाके में जियोलॉजिस्टों को तो क्या किया जाता था कि ताक लगा के मार दिया जाता था। झाड़ियों में छिप के बैठे, देखा ये जियोलॉजिस्ट यहाँ पर काम कर रहा है, उसको मार दिया। क्योंकि उनका ये ख्याल था कि मणिपुर के लोगों का कि भाई भारत सरकार जो है हमारे यहाँ का जो पेट्रोल का खजाना है वो ले जाएगी। वो शहीद हुए। उनके लिए ONGC ने जो नवरत्न कंपनी है, स्मारक बनवाए हैं, वो सब अलग चीज़ें हैं, इसके ऊपर हमें बहस नहीं करना है।
सिर्फ बताना ये है कि इतनी कुर्बानियों के बाद जो ऊर्जा हमें मिली, जो बेशक हमारे इस्तेमाल में बहुत आसान है और आम लोग समझते हैं कि बहुत आसानी से मिल जाती है, कि गए सीधे पेट्रोल पंप पेट्रोल ले लिया, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि किन किन जोखिम के बाद ये ऊर्जा हाथ आई है, और उसका बेदरेग इस्तेमाल ग्लोबल वार्मिंग को आमंत्रित करता है। और आलमी हिद्दत, जिसे वैश्विक तापक्रम में बढ़ोतरी कहते हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग है, जो फॉसिल फ्यूल की वजह से बढ़ती जा रही है। और हमें अब इसकी तरफ ध्यान देना है कि इसको जो है, इसके बुरे असर जो पड़ रहे हैं, कि ग्लेशियर की कमी हो रही है, हिमालयन ग्लेशियर जनाब पिघल रहे हैं, कहीं वो समुंदर का सतह समुंदर ऊंची हो रही है, कोस्टल, यहाँ तक के जो कोस्टल एरिया के समुद्री तट के सुंदरबन का एरिया, जो हमारे शेरों और टाइगर के लिए, बंगाल टाइगर के लिए मशहूर था, सुंदरबन का एरिया, वो पानी के नीचे आ गया। ये सब खैर वो है कि अकाल पड़ना, जलवायु परिवर्तन और दुनिया भर की तमाम चीज़ें। यहाँ बताने का मतलब ये है कि हम लोग धरती के नष्ट की कगार पर पहुंच रहे हैं, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा होशियार होना है। तो विश्वव्यापी तपिश या ग्लोबल वार्मिंग का बुरा असर क्या पड़ता है, वो तो एक तो है जलवायु परिवर्तन, एक्सट्रीम जलवायु परिवर्तन, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंडक, बहुत ज़्यादा बरसात, और तमाम किस्म की बाढ़ और तमाम तरह की मुसीबतें। अच्छा, इसलिए हम सभी को पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। परंतु बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित नहीं होते। उनके लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अपने नए साल में मोदी सरकार का पूरा जोर पर्यावरण संरक्षण कानूनों पर अमल करने पर रहेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि केवल कानूनों के दम पर ही पर्यावरण की सुरक्षा नहीं की जा सकती, इसके लिए जन भागीदारी की जरूरत है। विश्व पर्यावरण दिवस पर इंदिरा पर्यावरण भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री जावड़ेकर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण आज पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। प्राकृतिक संसाधन उतने ही हैं, लेकिन जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। बड़ी चुनौती विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण की है। अपने नए साल में सरकार का जोर पर्यावरण संरक्षण कानूनों का अमल कराने पर रहेगा। इसके लिए समाज के हर व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करना है और प्रदूषण रोकने में लोगों की हिम्मत अफजाई करने और अपना सहयोगी होने का परिचय देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर अपने सरकारी निवास 7 रेस कोर्स रोड के लान में कदम्ब का पौधा रोपा। उन्होंने कहा, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रखना ही धरती पर प्रलयकारी स्थिति से बचने का उपाय है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कवि सुभद्रा कुमारी चौहान की इन पंक्तियों का स्मरण किया। वो ये है, ये कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, ये कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तो अब समाज के हर स्तर पर लोगों को जागृत कराने की जरूरत है। इसके लिए हिंदुस्तान इलाहाबाद के छपे अंक के अनुसार विश्व
पर्यावरण दिवस पर शुक्रवार को शहर में कई कार्यक्रम हुए। रैलियां, गोष्ठियों के जरिए संस्थाओं ने बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई। स्कूली बच्चों ने पर्यावरण बचाने का संदेश देने के लिए जुलूस निकाला। जवाहर बाल भवन से विभिन्न स्कूलों के लगभग 200 बच्चे सुबह से ही जुलूस की शक्ल में पर्यावरण बचाओ का नारा लगाते हुए रवाना हुए। इन बच्चों के हाथों में तख्तियां थीं, इन पर घर के सामने पौधे लगाने सहित पर्यावरण बचाने के कई तरह के संदेश लिखे हुए थे। शहरी और ग्रामीण पर्यावरण विभाग की तरफ से निकाला गया ये जुलूस अपने ये प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में बाल भवन पर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। और इसी तरह से MNNIT में संस्थान के निदेशक प्रोफेसर चक्रवर्ती की अध्यक्षता में गोष्ठी हुई और इस दौरान डॉक्टर कुमुद दुबे सहित कई वक्ताओं ने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उपाय बताए। कायस पाठशाला में भी इसी तरह से, गर्ल्स कॉलेज में भी ताइक्वांडो का प्रशिक्षण दे रही लड़कियों ने पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया। लाल बहादुर शास्त्री तपोवन पार्क में पौधारोपण किया गया। इसी प्रकार से चेंज एंड सेव फाउंडेशन की ओर से पर्यावरण जागरूकता रैली का आयोजन शिवकुटी में किया गया। पर्यावरण सेना की ओर से तेलियागंज स्थित पीताम्बर नगर में पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसी प्रकार आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने रोपे गए पौधों के संरक्षण को जरूरी बताया। सर्व युवा व्यापार मंडल ने निरंजन टाकीज चौराहे पर जल बचाने के लिए जन जागरण अभियान चलाया और नारा दिया, जल बचाओ पृथ्वी बचाओ व पर्यावरण को प्रदूषित मुक्त करो जैसे नारे लगाए। अब कहने का मतलब ये है कि नाटक मंचन व गोष्ठियां हुई, ये सिर्फ इसलिए ताकि लोग, हमारे जो जन लोग हैं, जनसाधारण, उसी प्रकार से शामिल रहें, आगे भागीदारी लें जैसे कि लेने का हक है। इसके लिए एक तरीका ये बताया गया कि इसमें हिंदुस्तान इलाहाबाद में छपे अंक के अनुसार केंद्रीय मंत्री अनंत गीते ने कहा कि पेट्रोल डीजल के वाहनों को चरणबद्ध तरीके से आधुनिक प्रौद्योगिकियों वाले वाहनों से बदलने पर 14,000 करोड़ की बचत हो सकती है। उन्होंने पर्यावरण दिवस पर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की एक रैली में यह बात कही। यूरोपीय देशों में खैर बायोगैस से चलने वाली बसें, मोटरसाइकिलें इस्तेमाल में आ ही रही हैं। हमारे देश में भी बैटरी से चलने वाली तमाम वाहन आना शुरू हो गए। कहने का मतलब यह है कि भाई हम लोग तो जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं, हमें अपने बच्चों को भी यही सीख देनी है और हमें वक्तन फ़ौक्तन जैसे हम लोग कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इसी तरह से अच्छे पर्यावरण के प्रति भी हमें जागरूक करना है। अच्छे पर्यावरण का करें सपना साकार, तेल कम जलाएं, लगाएं पेड़ हजार। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, यही हमारी उद्देश्य है, यही हमारा मकसद है कि हम किसी भी तरह से अपने जीवन में सुधार लाएं, जलवायु परिवर्तन आदि के बुरे असर से आने वाली पीढ़ियों को बचाएं और साथ ही साथ हम लोगों को, बच्चों को प्रेरित करें कि जिस तरह से कोरोना से बचने के लिए आप मुंह पर मास्क लगा के चलते हैं, बार बार हाथ धोते हैं, इसी तरह से अगर एक पेड़ काटें तो 1000 पेड़ लगाएं। भाई अगर आप इतना पेड़ जमीन नहीं अवेलेबल है तो गमलों में पेड़ लगाइए। जैसे एक सर्प प्लांट होता है, उसे ग्रैंड मदर टंग भी कहते हैं कहीं पर, कहीं वो स्नेक प्लांट कहलाता है। ये वो प्लांट है, छोटा सा होता है गमले में। ये तो जैसे हम तो कहते हैं कि रात में कार्बन डाइऑक्साइड
पेड़ पौधे जो है निकालते हैं, लेकिन ये जो प्लांट है ये 24 घंटे ऑक्सीजन ही निकालता रहता है, ऐसा साइंसदानों का कौल है। बहरहाल हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी धरती को और उसके पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, जंगल न काटें, बिजली का भी संरक्षण करें, ताकि बिजली बनाने के लिए जो हम कच्चा कोयला यानी कच्चा सामान कोयला वगैरह इस्तेमाल करते हैं, या गर्म पानी का संयंत्र जो करते हैं इस्तेमाल, उससे कार्बन का अखराज होता है, निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ तक कि आपको शायद हमने याद बताया हो कि वहाँ पर रूस में साइबेरिया एरिया में वहाँ पर जो गर्म संयंत्र लगाया गया कोयले का, तो पता चला कि बजाय जो सफ़ेद बर्फ से आच्छादित जो जगह होती थी वहाँ पर लीजिए काले पहाड़ हो गए, यानी जो बर्फ की जो सफ़ेदी थी गायब, काला हो गया। अब यही है कि हम आपको यही संदेश देते हैं कि कृपया सब लोग मिलके अपने आने वाली पीढ़ियों के ऊपर तरस खाएं और बुरे वातावरण से उनको बचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल।